हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोट्स गुरु बाय विजय शर्मा में। और आज हम प्रायिकता के जो पहली हमारी प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 6 से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन देखे थे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न नंबर 6 हमारा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला जो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि पहला है कि वह संतरे के महक वाली गोली है। संतरे के महक वाली गोली है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास हमें सिर्फ ये बताना है कि संतरे के महक वाली गोली की प्रायिकता क्या है। अब जैसा कि प्रश्न में ही दिया हुआ है कि यहां पर केवल क्या है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं, महक वाली गोलियां हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम या मालिनी उसमें से कोई भी गोली निकालेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास सिर्फ नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी। संतरे की महक वाली गोली तो निकल ही नहीं सकती क्योंकि थैले में संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं। तो इसलिए संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये एक असंभव घटना होगी और प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि क्या है, ये एक असंभव घटना है। आपको याद होगा ऐसा ही हमने एक उदाहरण पहले देखा था जिसमें हमने पासे में 8 अंक आने की प्रायिकता 0 बताई थी। 8 अंक आने की प्रायिकता जिस तरह से असंभव घटना है, उसी तरह से यहां पर नींबू की महक वाली गोलियों में से संतरे के महक वाली गोली निकलना असंभव है और इसीलिए इसकी प्रायिकता 0 है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें है नींबू की महक वाली गोलियां। नींबू की महक वाली है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मालिनी उसमें से थैले में बिना झांके एक गोली निकालती है तो उसकी नींबू की महक वाली होने की प्रायिकता क्या है। क्योंकि सभी गोलियां नींबू की महक वाली ही हैं, इसीलिए यह एक निश्चित घटना होगी। और स्टूडेंट्स, हमारी जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है, उसकी प्रायिकता होती है 1 बराबर 1। तो इसीलिए इस घटना की जो प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो 1 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 7 में हमें दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। तो घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास जो घटना PE दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 0.992, ये हमारे पास दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है कि E नहीं की प्रायिकता क्या है। E नहीं को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं उसे E बार और इसकी जो प्रायिकता होती है वो हमारे पास होती है PE बार। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें PE बार बराबर 1 - PE होता है। क्या होता है, 1 - PE होता है। तो अगर इसमें पूछा जा रहा है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी, तो PE डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1
0.992 और इसमें से अगर हम एक में से माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 0.008। तो हमारे पास एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता आ चुकी है और वो है 0.008। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोग किताब को साथ में लेकर बैठें। वैसे हमारे पास वीडियो में नीचे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप किताब साथ में लेकर बैठेंगे तो ये आपके लिए ही लाभदायक होगा। प्रश्न संख्या 8 में हमें बताया गया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है? जिसमें हमारे पास प्रश्न दिए हुए हैं, 2 प्रश्न हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद, पहला है कि लाल हो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा है हमारे पास गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या है, लाल नहीं हो। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कि हमारे पास थैले में लाल गेंदें बराबर हैं, कितनी हैं? 3 गेंदें हैं, और यहां पर काली गेंदें हैं बराबर 5 गेंदें हैं। तो हमारे पास थैले में 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट्स? कुल गेंदें ये हो जाएंगी 3 + 5 = 8। तो अगर मैं सबसे पहले वाले की बात करूं, यहां पर गेंद के लाल होने की अगर मैं बात करता हूं, तो गेंद में जो हमारे पास जब भी हम गेंद निकालेंगे, यादृच्छिक अगर उन्हें निकालेंगे, यानी बिल्कुल समप्रायिक तरीके से उन्हें निकालेंगे, तो क्या हो सकता है कि जो 8 गेंदें हैं उसमें से जो गेंद निकलेगी वो जो 3 गेंदें हैं उसी में से ही वो बाहर आएगी। तो हमारे पास जो घटना ई है, गेंद के लाल होने की घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं स्टूडेंट्स? जिसको हम अनुकूल परिणाम कहते हैं, अनुकूल परिणाम हैं हमारे पास 3, और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है हमारे पास 8। तो इसलिए पी ई जो हमारे पास गेंद के लाल होने की प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो इसलिए इसकी प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास 3/8। 3/8 हमारे पास इसकी प्रायिकता आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो अनुकूल परिणाम थे वो 3 थे और कुल परिणाम जो हैं वो हमारे पास 8 हैं। इसीलिए हमारे पास गेंद के लाल होने की जो प्रायिकता आएगी वो 3/8 आएगी। अब इसके बाद गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता अगर मैं ज्ञात करना चाहूं, गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता के लिए जो काली गेंदें हैं वो निकलनी चाहिए, तभी तो हम ये कहेंगे कि लाल नहीं निकली है। तो जो लाल गेंदें ना होने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल गेंद ना होने के अनुकूल परिणाम है हमारे पास 5, और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है हमारे पास 8। इसलिए क्या हो जाएगा? पी ई बार, इसको हम पीई बार कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि पहली घटना जो हमने मानी थी वो थी घटना ई, जिसमें गेंद के लाल होने की प्रायिकता मानी थी, और पीई बार में लाल नहीं होने की प्रायिकता मानी है। तो इसलिए पीई बार कितना हो जाएगा? इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं? 8 हैं। तो इसीलिए गेंद के लाल नहीं होने की जो प्रायिकता आ जाएगी, यानी गेंद के काली होने की प्रायिकता हो जाएगी। ये एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स? ये गेंद के काली होने की प्रायिकता है। क्यों? क्योंकि गेंद काली होगी तभी हमारा ये घटना सिद्ध होगी कि लाल ना हो।
तो इसीलिए इसका जो मान है वो क्या है, 5/8 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में हमें दिया गया है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, पहला क्वेश्चन है लाल हो, कि निकाला गया कंचा लाल है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो सफेद है। और तीसरा हमारे पास दिया हुआ है कि कंचा हरा नहीं है, हरा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हमें ऐसे सवालों को हल करने के लिए कुल परिणामों की संख्या लिखनी होती है कि हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं। जैसे हमारे पास इस डब्बे में कितने हैं, 5 लाल हैं प्लस 8 सफेद हैं और प्लस 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो गए? अगर मैं कुल परिणामों की बात करूं तो कुल परिणाम हो गए हमारे पास 5 + 8 + 4, यानी 8 और 5 13, 13 और 4 17। ये 17 परिणाम हमारे पास कुल परिणाम हो चुके हैं। तो यहां पर अब पहले अगर हम बात करें कि जो कंचा है उसके लाल होने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, तो लाल होने की जो घटना है Pe, उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 हैं। इसलिए ये Pe यानी कंचे के लाल होने की प्रायिकता ये हो जाएगी हमारे पास 5/17, यानी एक लाल कंचा प्राप्त करने की जो प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी स्टूडेंट्स 5/17। इसके बाद अगर मैं अब बात करता हूं कि कंचा जो है उसके सफेद होने की प्रायिकता, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि सफेद होने के लिए उसके जो अनुकूल परिणाम हैं, सफेद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम है 8। तो सफेद कंचे कितने हैं? 8 कंचे हैं। और यही बॉक्स में हमारे पास जो डब्बा है, डब्बे में 8 कंचे सफेद कंचे हैं, इसीलिए अनुकूल परिणाम कितना है? 8 है। और इसीलिए इसकी जो प्रायिकता P कंचा सफेद ठीक है, कंचा सफेद होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी अनुकूल परिणाम 8 और बट्टे कुल परिणाम यानी 17, यानी कितना हो जाएगा ये 8/17। ये हो जाएगा हमारे पास कंचे के सफेद होने की प्रायिकता। अब जो तीसरा सवाल यहां पर हमें दिया हुआ है, तीसरे सवाल में हमारे पास ये पूछा गया है कि हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो हरा नहीं कब निकलेगा, इसके अलावा हम हरे को छोड़ देंगे, हम ये मानेंगे ही नहीं कि उसमें हरा है। तो कुल कितने कंचे हो रहे हैं हमारे पास? 8 और 5 13 कंचे हो रहे हैं। तो इस घटना के हरा नहीं होने के अनुकूल परिणाम जो हैं, ये अनुकूल परिणाम कितने हैं? ये अनुकूल परिणाम हमारे पास हैं 8 + 5 = 13। और इसीलिए इस घटना की जो प्रायिकता हो जाएगी P हरा नहीं होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणाम 13 बटे कितना हो जाएगा 17। तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 13/17। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप इन्हें सोच समझ के करेंगे तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में हमारे पास यह दिया गया है कि एक पिग्गी बैंक
जैसे कि आप जानते हैं पिग्गी बैंक क्या होता है, पिग्गी बैंक एक गुल्लक होता है जो पिग्गी जैसा दिखता है, तो इसीलिए उसको पिग्गी बैंक कहा जाता है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, रुपए 2 के 20 सिक्के हैं और रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का नंबर 1 क्या है हमारे पास, नंबर 1 है कि वो सिक्का 50 पैसे का होगा। वैसे 50 पैसे के सिक्के आजकल चलते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अब सवाल तो सवाल है, हमें सिर्फ सवाल को ध्यान में रखना है। और दूसरा हमें दिया हुआ है कि रुपए 5 का नहीं होगा, रुपए 5 का नहीं होगा, यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो वही जो अभी तक हम करते आए हैं, सबसे पहले हमें लिखना है कि कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हमारे पास हैं, कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 100 सिक्के जोड़ लीजिए, प्लस 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 50 जोड़ लीजिए, प्लस रुपए 2 के 20 सिक्के हैं, 20 जोड़ लीजिए, प्लस रुपए 5 के 10 सिक्के हैं तो 10 भी जोड़ लीजिए। कुल कितना आता है, 100 प्लस 50 150, 150 और 20 170, 170 और 10 180। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हो गए हैं, 180 हो गए हैं। अब 50 पैसे के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले 50 पैसे के कुल सिक्के, 50 पैसे के कुल सिक्के बराबर अनुकूल परिणाम, इस घटना के 50 पैसे के सिक्के होने के अनुकूल परिणाम क्या हैं, अनुकूल परिणाम है हमारे पास 100, क्योंकि 50 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, तो इसीलिए 50 पैसे के सिक्के निकलने के जो घटना होगी उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 100 होंगे। तो अब अगर मैं इस घटना को ई मानता हूं तो हमारे पास पीई बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। जैसे कि अभी हमने निकाला है, कुल परिणाम की संख्या भी हमने निकाली है अभी, और अनुकूल परिणाम कितने हैं, 100 हैं, और बटे कितना हो जाएगा, कुल परिणाम 180। तो ये हो गया हमारे पास, 0 से 0 कट जाएगा और इसको हम 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5/9। तो इसलिए 50 पैसे का होने की जो प्रायिकता है PE ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/9। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी का दूसरा सवाल जो हमें दिया हुआ है, रुपए 5 का नहीं होगा। अब रुपए 5 की जो सिक्के हैं हमारे पास वो हैं 10, तो इसलिए रुपए 5 का ना होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम सिर्फ हम 5 के सिक्कों को छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे, और बाकी जो जितने भी सिक्के हैं उनको हम जोड़ लेंगे। 100 प्लस 50 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 170। तो रुपए 5 का सिक्का ना होने की जो अनुकूल परिणाम है वो है हमारे पास 170। तो इसीलिए P रुपए 5 का सिक्का नहीं होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे हमारे पास कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 170 बट्टे 180, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 17/18।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है कि ₹5 का सिक्का ना होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी आ गई है स्टूडेंट्स? ये आ गई है 17/18 और 50 पैसे का सिक्का होने की जो प्रायिकता है वो आ गई है हमारे पास 5/9। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है कि गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। ठीक है, इसके साथ आपको चित्र भी दिया गया है। चित्र में आपको देखना है कि वो किसी भी मछली को, अब उसे पता नहीं है कि कौन सी मछली निकालनी है, ये वो बिना देखे ही वो मछली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हमें फिर से वही करना है कि कुल जो परिणाम है, परिणामों की कुल संख्या कितनी है। हमारे पास कुल जो परिणाम है उसमें से 5 नर मछलियां हैं, नर, और प्लस हमारे पास 8 मादा मछली हैं। अब वो किसी एक मछली को अगर निकालती है तो हमारे पास कुल जो परिणाम है वो है 13। क्यों? क्योंकि 5 और 8 हो गया हमारे पास 13। अब ये है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। नर मछली होने के लिए, नर मछली होने के लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा? अनुकूल परिणाम कितने हैं स्टूडेंट्स? अनुकूल परिणाम कितने हैं? वो हैं हमारे पास 5। नर मछली होने के लिए कितने परिणाम हैं? 5 परिणाम हैं। ओके, और इसीलिए P, अगर मैं इस घटना को E मान लूं तो क्या हो जाएगा? PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 5 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 13 हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये सवाल कितना लंबा है और उसका जो सॉल्यूशन है वो कितना लंबा है। देखिए यहां पर किताब में आप देख सकते हैं कि इसमें इतना लंबा सवाल दिया हुआ है, चित्र भी दिया हुआ है, और जो सॉल्यूशन है उसका वो सिर्फ 3 लाइन में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे पिछली भी कहा है, बार बार ये कहता हूं कि प्रायिकता कोई मुश्किल जो है चैप्टर नहीं है। इसको काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कठिन मानते हैं, लेकिन ये इतना भी कठिन नहीं है। सिर्फ अगर आपको टेक्निक पता चल जाती है, आपको एक बार समझ में आ जाता है, तो इससे आसान चैप्टर और कोई नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो आकृति आपके पास दी हुई है, 15.5 जो चित्र दिया हुआ है उसमें आपको इसका चित्र देखना है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित, नंबर 1 इसमें दिया गया है कि 8 को करेगा, 8 को करेगा। नंबर 2 दिया गया है एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। नंबर 3 इसमें जो दिया गया है, हम बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। और फोर्थ में हमसे पूछा गया है, फोर्थ में पूछा गया है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा।
9 से छोटी संख्या को करेगा। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 8 को करेगा। 8 को करने के लिए जो हमारे पास घटना है, अगर मैं इसे ई मानता हूं तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल जो परिणाम है वो है हमारे पास 1। क्यों? क्योंकि जो संख्याएं हैं उसमें 8 अगर आना है तो वो सिर्फ एक ही बार आ सकता है, इसीलिए इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 हैं। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम हमारे पास हैं 8, क्योंकि जो संख्याएं दी हुई हैं वो दी हुई हैं 1 से लेकर 8 तक, तो कुल परिणाम जो होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे 8। और इसीलिए इस घटना की जो प्रायिकता हो जाएगी 8 को करेगा की प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी 1/8। क्यों? क्योंकि जो अनुकूल परिणाम है वो सिर्फ एक ही है, 8 जो है वो एक ही बार आया हुआ है, और कुल संख्याएं जो हैं उनकी संख्या है 8, और इसीलिए इस घटना की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 1/8। इसके बाद अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं, दूसरा सवाल में विषम संख्या आने की जो प्रायिकता रहेगी, हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 और 8। इसमें से विषम संख्याएं कितनी हैं? विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? कितनी विषम संख्याएं हैं? 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 और 7। ये हमारे पास इसमें विषम संख्याएं दी गई हैं। 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 है और हमारे पास 7 है। तो 1, 3, 5, 7 ये हमारे पास विषम संख्याएं हैं, और इसीलिए विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पास 4। और कुल परिणाम जैसा कि हमें पता ही है, कुल परिणाम हमारे पास हैं 8, इसीलिए P विषम संख्या होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी क्या हो जाएगा? ये 4/8 बराबर 1/2। क्यों? क्योंकि 4/8 जब हम करेंगे तो आएगा 1/2। विषम संख्याएं आने की जो प्रायिकता रहेगी वो 1/2 रहेगी, क्योंकि 4 विषम संख्याएं हैं और 4 सम संख्याएं हैं। इसके बाद तीसरे सवाल की ओर अगर मैं बढ़ूं, तीसरे सवाल की बात करते हैं। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हम इसके रिजल्ट लिख लेते हैं। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं? 2 से बड़ी है 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए इस घटना के? अनुकूल परिणाम बराबर हो गया हमारे पास 6। इसीलिए P 2 से बड़ी संख्या बराबर अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम 8। तो हमारे पास हो गया ये 6/8। इसको 2 से ऊपर नीचे काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। 9 से छोटी संख्या, चौथे सवाल की हम बात करते हैं। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या। अब यहां पर हम देखेंगे कि भैया ये तो सभी 9 से छोटी हैं, तो 9 से छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो सभी 9 से छोटी हैं। तो ये क्या हो गई? ये एक निश्चित घटना हो गई। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है स्टूडेंट्स? निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, क्योंकि जो अनुकूल परिणाम हैं, अनुकूल, इस घटना के अनुकूल परिणाम जो हैं, अनुकूल परिणाम ये है 8। इसीलिए P 9 से
छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8/8 बराबर हो जाएगा 1। यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई कि 9 से छोटी संख्या तो भैया सभी हैं, 9 से छोटी संख्या है, तो इसीलिए ये एक क्या हो गई, निश्चित घटना हो गई, और इसीलिए इसकी प्रायिकता 1 आई है। आप देख रहे होंगे कि हमने जिस तरह से प्रायिकता निकालते हैं उसी तरह से प्रायिकता निकाली और तब भी उसकी प्रायिकता 1 ही आई है। तो ये जो सवाल है ये काफी अच्छा सवाल था, इसमें थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताया गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 इसमें दिया हुआ है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। दूसरा दिया हुआ है 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, और तीसरा जो सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें अनुकूल परिणामों की बात करनी होगी। तो पहला सवाल अगर मैं लेता हूं, एक अभाज्य संख्या, तो पासे में अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जो एक है, अब आप कहेंगे सर एक में भी तो एक के अलावा किसी और का भाग है वो नहीं जाता है, लेकिन एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है, संख्या हमेशा एक से बड़ी होनी चाहिए। तो इसीलिए पासे में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2, 3 और 5। पासे में कुल कितनी संख्याएं होती हैं स्टूडेंट्स, पासे में होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें से जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2, 3 और 5। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम बराबर 3, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम बराबर 6। इसलिए P अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम बराबर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे सवाल को देखें। दूसरे सवाल के लिए हमारे पास 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं, यहां पर आपको दिख रहा है 2 और 6 के बीच की अनुकूल परिणाम की बात करें, अनुकूल परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 6 के बीच 3, 4, 5। तो क्या हो जाएगा, ये कुल परिणाम बराबर कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, इसलिए P 2 और 6 के बीच कोई संख्या बराबर अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6। तो इसकी भी जो प्रायिकता हो गई वो आ गई हमारे पास 1/2। अब आता है हमारे पास तीसरा सवाल, जिसमें पूछा गया है विषम संख्या। विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम बराबर 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। तो कितने हो गए, ये 3 हो गए। इसीलिए P एक विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3/6 इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास तीनों ही जो
सवाल थे उनका जो प्रायिकता आई है वो 1/2 आई है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अनुकूल परिणामों की जो संख्या थी वो हमेशा 3 ही आई, तो इसीलिए इसमें जो हमारे प्रायिकता आई हैं वो 1/2 ही आई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे प्रश्न संख्या 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर पहला सवाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। दूसरा यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड, या इसको कहते हैं तस्वीर वाला पत्ता जिस पर तस्वीर बनी होती है। स्टूडेंट्स अभी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारे पास है लाल रंग वाला, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। और फोर्थ दिया हुआ है पान का गुलाम, पान का गुलाम। उसके बाद पांचवा हमारे पास दिया हुआ है हुकुम का पत्ता, और सिक्स्थ हमारे पास सवाल दिया गया है एक ईंट की बेगम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि भैया ये जो गड्डी है इसमें किस तरह से पत्ते काम करते हैं, किस तरह के पत्ते होते हैं, और किस तरह से क्या क्या उनके नाम होते हैं, क्या क्या उनकी संख्या होती है, ये हमें सबसे पहले पता करना होगा। तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स तो पहले से ही ये जानते होंगे कि गड्डी जो ताश की गड्डी होती है उसमें हमारे पास कितने पत्ते होते हैं। ताश जो होती है, ताश की गड्डी, सबसे पहले हम इसी बारे में अब बात कर लेते हैं कि ताश की गड्डी इसमें 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते ही मानते हैं, बाकी एक दो जोकर वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम जो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं वो 52 के हिसाब से ही करते हैं। तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं स्टूडेंट्स? 52 पत्ते होते हैं, जो कि 4 समूहों में बटे रहते हैं, 4 समूहों में बटे रहते हैं। ठीक है, 4 समूहों में बटे रहते हैं, जिसमें से पहला जो समूह होता है वो होता है हुकुम। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है पान, तीसरा जो होता है वो होता है ईंट, और चौथा जो होता है वो होता है चिड़ी। अब हिंदी में तो यही नाम होते हैं, आप में से कुछ लोग इनके नाम जो हैं वो इंग्लिश में भी जानते होंगे। इसको स्पेड कहते हैं, इसको हार्ट कहते हैं, इसको डायमंड कहते हैं, और इसको हम क्लब कहते हैं। ठीक है, हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी, इन सभी के 13-13 पत्ते होते हैं। इसके भी 13 होते हैं, ईंट के भी 13 होते हैं, चिड़ी के भी 13 होते हैं। अब इन समूहों में जो हमारा पान और ईंट होता है, ये दोनों जो प्रकार के पत्ते होते हैं, पान और ईंट, ये लाल रंग के पत्ते होते हैं, ये लाल रंग के पत्ते होते हैं। और हुकुम और जो चिड़ी होती है, हुकुम और चिड़ी, ये काले रंग के पत्ते होते हैं। ये दोनों किस रंग के पत्ते होते हैं? ये काला होता है और ये भी काला होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 ही काले पत्ते होते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास पत्ते होते हैं इन सभी में बराबर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पत्ता होता है वो होता है इक्का, फिर होती है दुग्गी, तिग्गी, फिर चौगी, पंजी, ठीक है, छठी, सत्ती,
अट्ठी, और फिर नहला, फिर उसके बाद होता है दहला, फिर उसके बाद होता है गुलाम जिस पर जे लिखा होता है, ठीक है, उसे हम जैक कहते हैं, इसीलिए उसे गुलाम कहा जाता है, ठीक है। इसका जो हिंदी नाम है वो है गुलाम। फिर उसके बाद आती है क्वीन यानी रानी, फिर उसके बाद आता है बादशाह यानी के। तो ये जो है ये सभी में यही 13 पत्ते होते हैं, जिसमें पहला होता है इक्का, दूसरा दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छठी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, रानी और बादशाह। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो सबसे पहले तो ये ताश की गड्डी का परिचय बहुत ही जरूरी था आप सभी लोगों के लिए, जिसमें से हमारे पास जो बादशाह, रानी और गुलाम ये जो 3 पत्ते होते हैं ये कहलाते हैं फेस कार्ड, जिस पर क्या होता है? तस्वीर बनी होती है। जिस पर क्या बनी होती है? तस्वीर बनी होती है। इसको हम कहते हैं फेस कार्ड। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो कितने फेस कार्ड होते हैं टोटल? टोटल जो फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड टोटल जो होते हैं, इसमें 4 गुलाम होते हैं, 4 रानियां होती हैं और 4 ही क्या होते हैं? बादशाह होते हैं। 4 + 4 + 4 = 12। तो 12 फेस कार्ड टोटल होते हैं। इसी तरह से इक्के कितने होते हैं? 4। दुग्गी की 4 होती हैं, दहले भी 4 होते हैं, और जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं हमारे पास टोटल 12। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये सवाल जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इस ताश की गड्डी का जो परिचय था वो होना बहुत ही जरूरी था। और अब हम 14वें के पहले सवाल की ओर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने एक ताश की गड्डी का पूरा परिचय प्राप्त कर लिया है, तो हम अपने जो 14वें का पहला सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो लाल रंग का बादशाह ये आने की प्रायिकता पूछी गई है, तो इसके अनुकूल परिणाम हैं कितने? अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अगर हम बात करें लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के कितने होते हैं बादशाह? अनुकूल परिणाम सिर्फ लाल रंग के बादशाह के सिर्फ 2 होंगे। क्यों? क्योंकि जो एक तो होता है हार्ट वाला, जो दिल वाला होता है, और एक होता है हमारे पास पान और ईंट के जो बादशाह होंगे वही सिर्फ क्या होंगे? लाल होंगे। तो इसीलिए जो हमारे पास कुल परिणाम, जो अनुकूल परिणाम होंगे लाल रंग के बादशाह के, वो सिर्फ 2 होंगे। और कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम बराबर होंगे हमारे पास 52। इसलिए P लाल रंग का बादशाह बराबर ये हो जाएगा हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम बराबर 1/26। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी इतना कोई कठिन सवाल नहीं है। हमें सिर्फ याद रखना है कि लाल रंग का बादशाह किस किस में होता है? एक पान में होता है और एक ईंट में होता है, यानी लाल रंग के सिर्फ 2 ही बादशाह होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में कह रहा है कि एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड अभी मैंने बताया था कि फेस कार्ड के अनुकूल परिणाम, कोई सा भी फेस कार्ड होना चाहिए कह रहा है वो, तो इसीलिए फेस कार्ड के अनुकूल परिणाम बराबर 12। फेस कार्ड के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? 12। और कुल परिणाम हमने पहली बार लिख ही लिया है 52, इसलिए हम सीधे प्रायिकता लिखते हैं P फेस कार्ड। P फेस कार्ड बराबर हो जाएगा 12/52, बराबर हो जाएगा यहां पर 3/13, क्योंकि ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 3/13 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी लाल रंग का फेस कार्ड। लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का जो फेस कार्ड होगा वो कितने होंगे? लाल रंग के 2 हमारे पास कार्ड होते हैं, एक होता है पान और एक होता है ईंट। तो इसका मतलब टोटल जो होते हैं वो हमारे पास लाल रंग का जो फेस कार्ड होता है वो टोटल होते हैं हमारे पास 6, क्योंकि टोटल ही हमारे पास कितने होते हैं? अभी हमने लिखा था 12 होते हैं। तो 6 होंगे लाल वाले और 6 होंगे काले वाले।
तो लाल रंग का फेस कार्ड, इसके अनुकूल परिणाम है हमारे पास 6, इसलिए प्रायिकता हो जाएगी लाल रंग का फेस कार्ड। लाल रंग का फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता भी लिख सकते हैं आप, उससे कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फेस कार्ड लिखने में थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, एक शब्द कम लिखना पड़ता है, ठीक है। 6 बट्टे टोटल जो हमारे पास कार्ड हैं वो है हमारे पास 52, और इसीलिए इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/26। 2 से काट देंगे हम ऊपर और नीचे, 3/26 इसकी प्रायिकता आ जाती है। आगे आता है चौथा सवाल। चौथा सवाल है पान का गुलाम। पान के गुलाम कितने होंगे? पान का गुलाम है, पान का गुलाम हो जाता है एक ही तो होता है। पान का जो गुलाम होगा वो क्या होगा? एक ही होगा, एक ही होगा, तो इसलिए P पान का गुलाम। पान का गुलाम बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी 1/52। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 14वें के 5th सवाल की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम 14वें का 5th सवाल करते हैं। 5th सवाल में हमसे कहा गया है कि हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। तो पहली बात तो हमें ये अनुकूल परिणाम लिखने होंगे कि हुक्म के पत्ते के अनुकूल परिणाम, कोई सा भी हुक्म का पत्ता होना चाहिए, तो हुक्म के पत्ते के जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे स्टूडेंट्स? हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? हुक्म के पत्ते होते हैं हमारे पास 13। तो इसीलिए P हुक्म का पत्ता कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास 13, और कुल परिणाम हम पहले ही लिख चुके हैं, वो होते हैं 52। तो इसीलिए हुक्म का पत्ता आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 1/4। ओके, तो ये तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि भैया अनुकूल परिणाम जो है हमारे पास 13 दे रखे हैं, और जो कुल परिणाम है वो हमारे पास 52 दिए हुए हैं। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं 6ठा सवाल, जो हमारा 14वें का लास्ट सवाल है। एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। अब ईंट की जो बेगम है, ईंट की बेगम के अनुकूल परिणाम कितनी होती हैं? एक ही होती है। ईंट की जो बेगम होती है वो एक ही होती है, तो इसीलिए P ईंट की बेगम कितना हो जाएगा? P ईंट की बेगम बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो 1/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी अगर आपको डाउट लगता है कि ये मेरी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना डाउट भेज सकते हैं, और हमसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है कि ताश के 5 पत्तों ईंट का धैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। पहला सवाल जो हमें दिया हुआ है कि उस पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता क्या है, कि बेगम होने की यह पत्ता एक बेगम है। पहला तो यह पूछा गया है, इसकी प्रायिकता क्या है। और दूसरा सवाल हमसे यह पूछा गया है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, नंबर 1 इसमें दिया हुआ है ए कि ये एक इक्का है, एक इक्का है, और दूसरा सवाल जो इसमें पूछा गया है वो है एक बेगम है, एक बेगम है, कि इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हमारे पास पहला सवाल जो है, अगर मैं इसमें बात करूं तो कितने जो टोटल पत्ते हैं वो कितने हैं हमारे पास? कुल परिणाम, कुल परिणाम है हमारे पास 5, क्योंकि हमें 5 पत्ते ही दिए गए हैं, ताश के 5 पत्ते दिए गए हैं। अब इसमें से बेगम के अनुकूल परिणाम कितने हैं? बेगम के
अनुकूल परिणाम, बेगम के अनुकूल परिणाम हैं हमारे पास। कितनी बेगम है उसमें? ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। तो बेगम के अनुकूल परिणाम हमारे पास सिर्फ एक है। अब अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? P बेगम आने की प्रायिकता। बेगम हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगी और कुल पत्तों की संख्या 5 है, तो 1/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि अनुकूल परिणाम जो है वो 1 है और कुल परिणाम जो है वो 5 है। अब ये कह रहा है दूसरे वाले सवाल में, अब दूसरा वाला सवाल जो है वो बहुत ही घुमाने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि अगर बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो बेगम को अलग रखने के बाद कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम बराबर हो जाएंगे 4, क्योंकि कितने पत्ते बचे? अब बेगम को तो हमने साइड में रख दिया है, बेगम को साइड रख दिया है, तो कुल परिणाम हमारे पास हो गए हैं 4। अब इक्का होने की जो प्रायिकता है, इक्का होने की प्रायिकता, इसका अगर 1 की बात करूं तो इक्के के अनुकूल परिणाम कितने हैं? क्योंकि उन पत्तों में केवल एक ही इक्का है, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास हैं सिर्फ 1 और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। तो इसीलिए P इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम यानी 1/4। इसका B सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसने पूछा है कि एक बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी? अरे भैया, हमने बेगम तो पहले ही बाहर रख दी है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम, बेगम आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 0, क्योंकि बेगम तो हमने बाहर रख दी है। अनुकूल परिणाम 0 हो गए तो P बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/4 बराबर 0, क्योंकि ये तो असंभव घटना हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एक असंभव घटना हो जाएगी, क्योंकि हमने बेगम को पहले ही बाहर रख दिया है। असंभव घटना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सवाल करना है। उसमें सवाल को अच्छी तरह पढ़िए और अच्छी तरह सोच समझ के अपना आंसर लिखिए, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये बहुत ही कठिन लगते हैं लेकिन कठिन है नहीं, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ही आसानी से दिमाग से करेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। प्रश्न 16 में हमसे पूछा गया है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है उसमें सबसे पहले तो हमें कुल परिणाम लिखने होंगे। सबसे पहले हमें कुल परिणामों की ही बात करनी होती है। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 12 तो इसमें खराब पेन है और प्लस 132 अच्छे पेन हैं, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए हैं? 144 हो गए हैं। अब अच्छा पेन के अच्छा होने की, पेन के अच्छा होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणाम कितने होंगे? क्योंकि अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन हैं हमारे पास 132। अच्छे पेन 132 हैं, तो वही हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गए। तो इसीलिए P पेन अच्छा होना, पेन अच्छा हो, इसका जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11/12। किससे काटेंगे हम? 12 से काट देंगे ऊपर और नीचे, और ये हमारे पास आ जाएगा इसकी प्रायिकता 11/12। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने, जो सवाल है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। देखने में ही ये सवाल बहुत बड़ा लगता है और बहुत ही टिपिकल भी लगता है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है।
ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब हमारे प्रश्न 17 की ओर। प्रश्न 17 में हमारे पास दो प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न दो दिए गए हैं हमारे पास। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो सबसे पहले जब हम पहले सवाल की शुरुआत करते हैं तो हम इसमें लिखेंगे कि कुल परिणाम कितने हैं। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 20 बल्बों के समूह है, यानी कुल परिणाम है हमारे पास 20। और यह कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यह बल्ब खराब होगा। तो खराब बल्ब के अनुकूल परिणाम कितने हैं स्टूडेंट्स? खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब हैं हमारे पास 4, इसलिए P खराब बल्ब बराबर हो जाएगा हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी 1/5। 4 से हम ऊपर और नीचे काट देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1/5। उसके बाद दूसरे सवाल में हम ये कहते हैं, ये कह रहा है कि मान लीजिए प्रश्न 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। हमने जो प्रायिकता ज्ञात की है वो खराब बल्ब की है। मान लिया जाए कि वह बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? तो यहां पर अब हमें बल्ब खराब नहीं होगा की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? क्योंकि हमने एक बल्ब तो क्या कर दिया है, उसमें से कम कर दिया है, एक बल्ब कम कर दिया है। तो कुल परिणाम हो जाएंगे 20 - 1 = 19। क्योंकि बल्ब कितने बचेंगे? अब हमने उसको उसमें तो मिलाया नहीं है, तो इसलिए 20 - 1 = 19। अब है अच्छा बल्ब होने के अनुकूल परिणाम। अच्छा बल्ब होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? जैसा कि हमें पहले ही बताया गया है कि 4 बल्ब खराब थे, तो 20 में से 16 बल्ब अच्छे थे। इसका मतलब अब अच्छे बल्ब में से हमने एक जो है वो कम कर दिया है। तो अच्छा बल्ब होने के अनुकूल परिणाम कितने बचे? 19 - 4 बराबर हो जाएगा यहां पर 15 हमारे पास अच्छे बल्ब बचेंगे। तो इसीलिए P अच्छा बल्ब हो जाएगा हमारे पास अनुकूल परिणाम यानी 15 और बट्टे कुल परिणाम बराबर 19। तो इसीलिए इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 15/19। और खराब बल्ब जो प्राप्त करना है उसकी जो प्रायिकता होगी पहले ही, वो कितनी होगी? 1/5। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में हमसे पूछा गया है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी नंबर 1 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। दूसरा है इसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है। और तीसरा यहां पर हमें दिया हुआ है सवाल 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या। तो सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो पहला सवाल अगर हम करें तो उसमें कुल परिणाम हमारे पास हैं कितनी संख्याएं हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास 90 संख्याएं हैं। तो कुल परिणाम हमारे पास हो गए 90।
क्यों? क्योंकि जो पेटी है उसमें 90 डिस्क हैं जिन पर 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। तो उसके बाद अब 2 अंकों की जो संख्या है, 2 अंकों की संख्या होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो हमारे पास एक अंक की संख्या होती है, तो 90 माइनस 9 बराबर है हमारे पास 2 अंकों की संख्या 81। क्योंकि 10 से लेकर 90 तक हमारे पास सब 2 अंकों की संख्या होती हैं, तो इसीलिए हमने 90 में से 9 माइनस कर दिया है। 81 हमारे पास अनुकूल परिणाम आ गए हैं। तो अब P ज्ञात कर लेते हैं। P 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो बराबर हो गया 81 बटे 90। इसको हम 9 से काट सकते हैं, 9 9 81 और 9 बटे 10। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया है? एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वो हमें ज्ञात करना होगा। अनुकूल परिणाम बराबर 1 4 9, फिर उसके बाद होता है हमारे पास 16 25, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। उसके बाद आता है 36, उसके बाद आता है 49, उसके बाद आता है 64 और उसके बाद आता है 81। ये हमारे पास 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग है और 9 का वर्ग है। तो हमारे पास ये अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 9। इसलिए P पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम बराबर 1 बट्टे 10। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड वाले की बात करें, 5 से विभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले तो हमें 5 से विभाज्य संख्याएं लिखनी होंगी। 5 से विभाज्य संख्याएं बराबर 5 से विभाज्य 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, 85 होगा और होगा लास्ट में 90। तो इतनी हमारे पास ये 5 से विभाज्य संख्याएं होंगी। ओके, 5 से विभाज्य संख्या में हम कितनी है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम बराबर हो जाएंगे हमारे पास 18, और इसीलिए P 5 से विभाज्य संख्या बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम बराबर 1 बट्टे 5। 18 से मैंने काट दिया है, तो 18 पंजे 90 होता है, इसीलिए 1 बटे 5 इसका आंसर आ जाता है। तो यहां पर हमने ये देखा कि सबसे पहले हमें अनुकूल परिणाम निकालने होंगे। जैसे हमने यहां पर निकाला वैसे ही हमने यहां पर भी निकाला। तो सबसे पहले तो हमें अनुकूल जो परिणाम हैं उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए पहले उन्हें लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। तो एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। यहां पर हमें जो पासा दिया हुआ है, अब पहले जो हमारे पास पासा होता था उस पे तो हमारे पास अंक अंकित होते थे, लेकिन इसके पास जो पासा है उसमें कितने अक्षर अंकित हैं? इसमें अक्षर हैं।
तो कुल परिणाम हमारे पास 6 है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला सवाल हमें दिया है कि ए प्राप्त हो, ए प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ए प्राप्त हो। और दूसरा जो सवाल हमें दिया हुआ है उसमें है डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि जो अक्षर हैं हमारे पास वो कैसे दिए हुए हैं। हमारे पास क्या क्या अक्षर दिए हुए हैं? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है और अंत में फिर से ए दिया हुआ है। यही सबसे बड़ा इसमें ट्विस्ट है। तो ए प्राप्त होने के लिए, ए प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम, ए प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं हमारे पास? ए कितने हैं? 1 और 2 हैं। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है इसमें। तो ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 आ गए, कुल परिणाम हमारे पास 6 हैं। इसीलिए ए प्राप्त होने की प्रायिकता यानी ए प्राप्त होने की पी ए, तो पी ए होने की प्रायिकता क्या है? पी ए अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 6 बराबर हो गया 1/3। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला कर लेंगे। दूसरा वाला इससे भी आसान है, क्योंकि जो डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम हैं, डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं? डी सिर्फ 1 है, इसीलिए पी डी बराबर 1/6, 1/6। क्यों? क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 है, इसीलिए प्रायिकता आ जाती है 1/6। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे प्रश्न संख्या 20 की ओर। वैसे तो प्रश्न संख्या 20 परीक्षा की दृष्टि से नहीं दिया गया है, लेकिन एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम क्वेश्चन 20 को भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 20 में हमारे पास दिया गया है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा। तो यहां पर हमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है जिसके अंदर हमें एक वृत्त दिया गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं। एक हमें आयत दिया गया है, आयत के अंदर हमें एक वृत्त दिया गया है। तो आयत की जो भुजाएं हैं ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है। ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, इसका व्यास जो है वो 1 मीटर है। तो सबसे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल ये हमारे लिए कुल परिणाम का काम करेगा। इसमें आयत का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाता है 3 × 2 = 6 मीटर स्क्वायर और यही हो गया हमारे पास कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर कितना हो गया? 6 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर हमने, क्योंकि हमें यह पूछा गया है कि वृत्त के अंदर गिरने की जो प्रायिकता है वो क्या है, तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम वो हमारे पास क्या होगा? वो होगा हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहां पर व्यास हमें दिया हुआ है 1 मीटर और इसीलिए आर बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर और ये हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर बराबर पाई/4 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसीलिए P पासा वृत्त के अंदर गिरेगा। बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? अनुकूल परिणाम जो है वो है पाई/4 और उसके नीचे हमारे पास है कुल परिणाम 6। तो इसीलिए अब ये यहां पर
हमें सॉल्व करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं इसके नीचे 1 होता है, जो हम इसे जब उल्टा करेंगे तो ये पाई बटे 4 इंटू 1/6 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने के बाद हम इसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पाई का मान दिए रखना है या नहीं रखना है। आपको पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि इसमें पाई का मान रखने के लिए नहीं कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे भी सवाल इसमें आते हैं जिसमें हमें अंक नहीं दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 21 में हमारे पास पूछा गया है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, ऑब्वियस सी बात है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला, आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, पहला यह सवाल है। और सेकंड सवाल है इसमें, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा हल करने के लिए? सबसे पहले हमें अनुकूल जो परिणाम हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी होगी। अनुकूल परिणाम क्या है? देखें यहां पर जो कुल संख्या है, कुल परिणाम बराबर है हमारे पास 144, क्योंकि 144 ही पेन है, 144 बॉल पेनों का समूह है, जिसमें जो अच्छा पेन है, अच्छे पेन की संख्या यानी अनुकूल परिणाम, ये हम पहला सवाल कर रहे हैं। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर हो जाएगा 144 माइनस 20, क्योंकि 20 पेन क्या है? खराब है। 20 पेन खराब है तो उसको हम अच्छे जो हमारे कुल पेन हैं उनमें से घटा देंगे, और इससे हमें अच्छे पेनों की संख्या मिल जाएगी। तो अब यहां पर आप वह पेन जो खरीदेंगे उसमें अच्छा पेन होने की जो संभावना है, अब यहां पर P आप वह पेन खरीदेंगे, प्रायिकता, इस बात की प्रायिकता कि आप वह पेन खरीदेंगे, ये हो जाएगी हमारे पास 124, क्योंकि अनुकूल जो परिणाम है वो है हमारे पास 124, और जो हमारे पास कुल परिणाम है वो है हमारे पास 144। तो इसको हम भाग दे लेंगे यहाँ पर 4 से हम यहाँ पर आराम से भाग दे सकते हैं। 4 से भाग देंगे तो ऊपर में आ जाएगा हमारे पास 31, और नीचे में आ जाएगा हमारे पास 36 यानी 36। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो सवाल है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे? तो यहां पर जो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 20 है, क्योंकि खराब पेनों की संख्या कितनी है? हमारे पास 20 है, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 144 है। इसलिए P वह पेन नहीं खरीदेंगे, वह पेन नहीं खरीदेंगे बराबर कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 20 बट्टे हमारे पास हो जाएगा ये कुल परिणाम 144। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसे 4 से भाग दे देंगे ऊपर और नीचे। ये हमारे पास आ जाएगा 5/36 यानी 5/36। तो ये हमारे पास पेन ना खरीदने की और ये हमारे पास पेन खरीदने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 में हमारे पास दिया गया है उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। पहला जो सवाल है इसमें हमारे पास दिया है कि निम्नलिखित
सारणी को पूरा कीजिए। तो हमें पहले सवाल में सारणी को पूरा करना है। पूरा कीजिए। इसमें हमारे पास सारणी जो है वो बनानी पड़ेगी, हमें सारणी बना लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी ये सारणी बन गई है। सारणी में हमारे पास उदाहरण नंबर 13 का हमें रेफरेंस दिया गया है, जिसमें उदाहरण नंबर 13 में हम देख सकते हैं कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग। इसमें हमारे पास उदाहरण में दो पासे दिए हुए हैं, एक है सलेटी पासा और एक है हमारे पास नीला पासा। ठीक है, तो इसमें हम दोनों को ही उछालते हैं। दोनों जो घटनाएं हैं इसमें हमारे पास जो रिजल्ट होंगे, कुल जो रिजल्ट हमारे पास दिए होंगे, आपके पास जो बुक है उसमें आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास सलेटी पासा है और हमारे पास नीला पासा है और कुल जो परिणाम है हमारे पास बराबर 36 परिणाम है। 36 परिणामों में से हम अलग अलग जो अंक हैं उनके जो आएंगे, जो हमारे पास सलेटी पासे में रिजल्ट आएगा एक, और हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास नीले पासे में जो रिजल्ट आएगा, उन दोनों का जब हम क्या करेंगे, योग करेंगे, तो वो 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, 4 कब आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा और 7 कितनी बार आएगा, 8, 9, 10, फिर उसके बाद 11 और 12। तो हमारे पास कुल जो परिणाम है वो है 36। 2 के जो अनुकूल परिणाम है वो सिर्फ 1 है। क्यों? क्योंकि जब 1 और 1 आएगा तभी हमारे पास क्या आएगा, इसका योग जो होगा वो 2 होगा। अब यहां पर 3 के लिए हमारे पास 2 रिजल्ट हो सकते हैं। एक तो जब 1 आएगा और 2 आएगा, और एक में जब 2 आएगा और 1 आएगा, तो हमारे पास इसके जो अनुकूल परिणाम होंगे, 3 के अनुकूल परिणाम वो होंगे हमारे पास 2 होंगे। तो इसीलिए जो इसकी प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 2/36 यानी 1/18। तो यहां पर हम भर देते हैं 1/18 हो जाएगी। अब 4 के जो परिणाम हैं, 4 के परिणाम क्या क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 3 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो यहां पर परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे, और इसीलिए जो 4 की हमारे पास जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/36, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/12। 1/12। अब इसी प्रकार से 5 के लिए हम बात करें तो 5 में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 और 4, या और 4 और 1, फिर हो जाएगा 2 और 3 और 3 और 2। ये हमारे पास 4 परिणाम होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 4/36 हो जाएगा। 4/36 हो जाएगा तो हमारे पास क्या क्या लिख लेंगे हम इसे, 1/9 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम 6 आने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम देखते हैं। 1, 5, 1, फिर 4, 2, 2, 4, फिर उसके बाद 3, 3। तो ये हमारे पास 6 कितने बार आ सकता है, ये हमारे पास 5 रूप में 6 आ सकता है। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 5/36। तो ये हमारे पास 5/36 हम भर देते हैं, 5/36 हो गया।
उसके बाद जब हम 7 की बात करते हैं, 7 के लिए हमारे पास क्या क्या होगा, 7 के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प होंगे, 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 4,3, 3,4 और इसके बाद और कोई हमारे पास कोई ऐसा जो है कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो हमारे पास 7 की जो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई वो हो गई हमारे पास 6 और ये हो जाएगा 6/36। तो इसको हम यहाँ भर देंगे, 6/36 को हम काट के छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/6। इसके बाद हम बात करते हैं 9 की। 9 आने के लिए क्या क्या चाहिए, 9 आने के लिए हमारे पास 5,4, 4,5, 6,3, 3,6। तो ये इस सिर्फ 4 अनुकूल परिणाम हैं जिससे हमें 9 प्राप्त होगा। तो ये इसका जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 4/36। 4/36 हो जाएगी तो इसको हम काट के छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/9, 1/9 हो जाएगी ये। ओके, 1/9 हो गई। इसके बाद हम 10 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। 10 के लिए हमारे पास 6,4 होगा और 4,6 होगा और उसके बाद हमारे पास 5,5 होगा। तो ये 3 रूपों में हमें 10 प्राप्त हो सकता है। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 3/36 यानी 1/12। इसके बाद अगर हम 11 की बात करते हैं, 11 जो हमारे पास है वो हो जाएगा 6,5 और 5,6। सिर्फ 2 ही रूपों में ये हमें 11 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/36 और 2/36 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/18। तो 11 की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/18। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इस सारणी को देखना है जिसमें हमारे पास 2 जो है वो 1/36, 3 जो है 1/18 आई है, 4 की जो प्रायिकता आई है वो 1/12 आई है, 5 की जो प्रायिकता आई है वो 1/9 आई है, 6 की प्रायिकता 5/36 आई है, 7 की प्रायिकता 1/6 आई है, 8 की प्रायिकता 5/36 आई है, 9 की प्रायिकता 1/9 आई है, 10 की प्रायिकता 1/12 आई है, 11 की प्रायिकता 1/18 आई है और 12 की प्रायिकता 1/36 हमें पहले से ही दी हुई है। अब ये तो हुआ हमारा 22वें का पहला सवाल। इसके बाद हमें दूसरा सवाल एक और दिया हुआ है। क्वेश्चन 22 के दूसरे सवाल में हमें पूछा गया है कि जो हमारे पास विद्यार्थी है वह यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सभी की जो प्रायिकता है वो बहुत ही अलग अलग है, क्योंकि जो 2 परिणाम है वो सिर्फ एक बार आया है, 3 जो है वो लगभग 2 बार आता है यानी 2,1। तो इस तरह से हम जब ये देखते हैं कि हर अंक की जो प्रायिकता है वो अलग अलग है और उसमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं है, क्योंकि ये समप्रायिक नहीं है। इसलिए उस विद्यार्थी का तर्क कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है ये असत्य है। और ऐसा असत्य क्यों है? क्योंकि ये समप्रायिक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 में हमसे पूछा गया है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों को लिखना होगा, क्योंकि जो सिक्का है उसे 3 बार उछाला जाता है। तो हमें सबसे पहले कुल परिणाम लिखने होंगे, ठीक है। तो कुल परिणाम
हम पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या उसमें संभावनाएं बनेंगी। कुल परिणाम, क्योंकि एक सिक्का है, एक सिक्का जिसे 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तो इसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके पहला रिजल्ट हो सकता है कि तीनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए। उसके बाद 2 में हेड और 1 में टेल आ जाए। उसके बाद हेड टेल हेड आ जाए। उसके बाद हमारे पास टेल हेड हेड आ जाए। उसके बाद हमारे पास 2 टेल आ सकते हैं और 1 हेड आ सकता है। उसके बाद हमारे पास 1 हेड आ सकता है, 2 टेल आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इस तरह से आ सकता है, और एक जो परिणाम होगा जिसमें तीनों ही टेल आ सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कुल परिणामों की संख्या हो गई, कुल परिणाम बराबर हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होंगे। और अनुकूल जो परिणाम हैं जिसमें हमें यह बताया गया है कि तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो ऐसे सिर्फ 1 और 2, ये 2 ही हमारे पास परिणाम हैं जिसमें क्या है, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो इसके अलावा जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट हैं, उनमें हनीफ हार जाएगा। तो हार जाने के लिए अनुकूल परिणाम, क्योंकि ये और ये तो जीतने के लिए हैं, तो हार जाने के लिए अनुकूल परिणाम बराबर 6 हो जाएगा। और इसीलिए P हनीफ के हार जाने की प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम बराबर, इसको हम 2 से काट देंगे 3/4। इसको हमने 2 से काट दिया, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास प्रायिकता आ गई है 3/4। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन 24 में हमसे पूछा गया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला जो हमसे है पूछा गया है वो है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। एक तो ये सवाल पूछा गया है, और दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है 5 कम से कम 1 बार आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। स्टूडेंट्स, एक पासे को 2 बार फेंकना या फिर 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। तो हमारे पास उदाहरण नंबर 13 जो हमने पढ़ा था, इसमें हमारे पास इसी प्रकार का प्रश्न दिया गया था। सो स्टूडेंट्स, पहला सवाल हम करते हैं जिसमें हमारे पास अनुकूल परिणामों की जो संख्या है, कुल परिणाम जो है हमारे पास, वो हम निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं उदाहरण नंबर 13 से कि जो 2 पासों को एक साथ उछालना या एक पासे को 2 बार उछालने में कुल परिणाम हमें कितने प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स, 36 प्राप्त होते हैं। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रश्न में किया हुआ है जिसमें हमने उदाहरण नंबर 13 का रेफरेंस लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो 5 आने के कुल अनुकूल परिणाम ये हम लिख लेंगे पहले। कुल अनुकूल परिणाम क्या क्या हो जाएंगे, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5। उसके बाद होगा क्या हमारे पास 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 और
5,6। इस तरह से हमारे पास परिणाम आ सकते हैं, जिसमें हमें एक में तो क्या मिलेगा, हमें एक बार में 1,5 आ सकता है या 5,1 भी आ सकता है। तो इसके बाद हम अगर इन परिणामों की संख्या को गिन लें तो ये हमारे पास कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 5 ना आने के कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे हमारे पास 36 माइनस 11 इक्वल टू 25। क्यों? क्योंकि अगर 11 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है तो 25 परिणाम ऐसे होने चाहिए जिसमें 5 नहीं आ रहा है। तो इसीलिए P 5 किसी भी बार में नहीं आए की प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 25 बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास 36। तो इसका जो प्रायिकता आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 25 बट्टे 36। बहुत ही आसान सवाल ये है जिसमें हमें थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है कि 5 जो है वो किसी भी बार में नहीं आएगा। तो पहले इसके लिए हमने 5 आने के कुल अनुकूल परिणाम ज्ञात करने होंगे और 5 कम से कम एक बार आए। अब 5 ना आने के हमने अभी क्या निकाल लिए, अभी हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। तो हमें एक सूत्र याद है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने घटना के होने और घटना के ना होने की प्रायिकता के बीच में जो संबंध है वो हमने ज्ञात किया था। तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, ये 5 कम से कम एक बार आए, इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने निकाले हैं 11 हैं और कुल परिणाम कितने हैं 36 हैं। हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी इस प्रायिकता को निकाल सकते हैं, जिसमें हमारे पास पी ई बार, ये 5 आने की जो घटना है इसको पी ई बार माना जा रहा है, माइनस पी ई, जो ये पी ई है वो कौन सा है, ये है। तो इसको अगर मैं यहां रखता हूं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 25/36 हो जाएगा। और जब हम इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये हमारे पास 11/36 आ जाएगा। तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब हमारे इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला जो सवाल है उसमें हमसे पूछा गया है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार हैं। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो यहां पर हमें जो दिया गया है उससे हमें यह पता करना है कि क्या इनके जो परिणाम हैं उनकी प्रायिकता 1/3 है या नहीं है, क्या यह तर्क सत्य है या नहीं है, तर्क सत्य है या असत्य है। ये दोनों में से हमें इस तर्क को सत्य या असत्य बताना है। तो यहां पर देखें कि जब दोनों ही सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो पहला जो है वो दोनों ही सिक्के के एक पहलू में, एक में हेड आ सकता है और एक में टेल आ सकता है। इसके बाद दोनों में एच आ सकता है, दोनों में हेड और हेड आ सकता है, दोनों में टेल और टेल आ सकता है। अब यहाँ पर पहले में अगर हेड आया था तो यहाँ पर पहले में टेल भी आ सकता है। तो हमारे पास जो कुल परिणाम हैं वो हमारे पास 4 हो जाते हैं, जिसमें से दोनों में हेड हेड आने की जो अनुकूल परिणाम हैं के अनुकूल परिणाम वो है सिर्फ 1, और इसीलिए इसकी जो प्रायिकता है PHH की प्रायिकता ये 1/4 हो जाती है। इसी प्रकार से 2 टेल आने की जो प्रायिकता है के अनुकूल परिणाम ये हो जाएगा 1,
और इसीलिए इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम 1/4। इसके अलावा जो दो रिजल्ट हैं, इसके अलावा ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट जिसमें दोनों ही आ रहे हैं, तो हमारे पास इन दोनों के अलावा जो प्रत्येक एक प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम यानी एक हेड और एक टेल प्राप्त होने के प्रत्येक एक प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम ये हो जाएंगे हमारे पास 2। तो इसीलिए P जो अगर हम इसकी निकालना चाहेंगे प्रत्येक एक बार, ये हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2। तो हम ये देखते हैं कि ये इसकी जो प्रायिकता है इनमें से किसी की भी प्रायिकता 1/3 नहीं है। तो इसका मतलब ये तर्क क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य है। और इसका कारण यह है कि इनमें से किसी की भी प्रायिकता 1/3 नहीं आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या हैं। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो यहां पर अब हमें यह देखना है कि जो ये घटना दी हुई है इसके अनुकूल परिणाम क्या हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो तर्क है ये हमारा तर्क सत्य है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे ये सत्य है। तो टोटल जो हमारे पास कुल परिणाम होते हैं डाइस को यानी पासे को फेंकने पर कुल परिणाम होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कुल 6 परिणाम होते हैं। तो विषम संख्या प्राप्त करने के, विषम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, ये अनुकूल परिणाम कितने होंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो परिणाम हैं उनमें से 1 3 और ये 5 ये विषम संख्याएं होती हैं। और सम संख्या प्राप्त होने के लिए, सम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम ये हो जाते हैं हमारे पास 2 4 6। तो अगर मैं इसकी प्रायिकता P विषम संख्या निकालूं, P विषम संख्या बराबर हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2। और अगर P सम संख्या निकालूं, P सम संख्या बराबर हो जाएगा, वो भी 3/6 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। और इसीलिए हमने इस तर्क को सत्य कहा है, क्योंकि इन दोनों की ही प्रायिकता जो हमने निकाली है वो 1/2 आई है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये दूसरा जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी प्रायिकता की प्रश्नावली 15.1 यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि अगर आपके डाउट अभी क्लियर नहीं हुए तो ये बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो और इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। थैंक यू।